हम पहले मॉडर्न शुरू करें तो आपके मन में कई प्रश्न रह जाते हैं कि भाई मेडिवल में क्या स्थितियां बनी होंगी, जो आधुनिक काल शुरू हुआ है ना। तो वो थोड़ा सा उचित दृष्टिकोण नहीं है इतिहास को समझने का, बल्कि ये है कि पहले आप एंशियंट पढ़ो, फिर आप मेडिवल पढ़ो, फिर आप मॉडर्न पढ़ो। और पढ़नी तो तीनों चीज़ें हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एंशियंट ही पढ़ना है, मेडिवल नहीं पढ़ना, मॉडर्न ही पढ़ना है, सब पढ़ना है। तो पहले हम एक सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे। हालांकि आपको बच्चों एक नोट भी मिला होगा शुरुआत में ही बैच के, प्लानर टाइप का। प्लानर नहीं मिला? ज्योग्राफी का मिला होगा। ओके ओके, ज्योग्राफी का मिला होगा, फिर इकोनॉमी शुरू हुई तो इकोनॉमी का मिला था। अच्छा ठीक है, तो हिस्ट्री का एक प्लानर भी है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे उसे डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। उस प्लानर का फायदा ये होगा कि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एंशियंट में कब कितने दिन में हम पूरा करेंगे और कितने हमारे टॉपिक्स हैं। मेडिवल कितने घंटे में हो जाना चाहिए, कितने हमारे टॉपिक्स हैं, और मॉडर्न में कुल समय कितना लगेगा। वैसे औसत रूप से जितना एंशियंट प्लस मेडिवल दोनों में लगता है, उतना अकेले किस में लगता है, मॉडर्न में। मॉडर्न का सेक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्शन है, और यहाँ से क्वेश्चंस की संख्या भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब देखो, कल हम पूरे तरीके से एंशियंट मेडिवल समझ चुके हैं। अब हमें प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस देखना है। यानी हमें प्राचीन भारत प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास, या इसको हम बोलते हैं बच्चों एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री। और इसमें हमें सिलेबस पर चर्चा करनी है। सिलेबस पर चर्चा करनी है, यानी ये है हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम बच्चों हम लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे बीपीएससी ने तो एक बार ही बता दिया कि भारत का इतिहास, बट यहाँ यहाँ बात पूरी नहीं होती कि भारत का इतिहास का मतलब सिर्फ भारत का इतिहास कहकर हम छोड़ दे, बल्कि हमें ये समझना होता है कि भारत के इतिहास के जो तीन पार्ट है, कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, उनका भी अपना अपना क्या सिलेबस है, ठीक है। जैसे एंशियंट का क्या है, मेडिवल का क्या है, मॉडर्न का क्या है, तो ये समझना होता है। तो सिलेबस में जैसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो एक पाषाण काल या स्टोन एज होता है। क्या होता है बच्चों? पाषाण काल या स्टोन एज पहला टॉपिक होता है। स्टोन एज से मतलब ऐसा माना जाता है कि हालांकि बीपीएससी में स्टोन एज का कोई विशेष महत्व तो कभी रहा नहीं, क्योंकि बीपीएससी ने आज तक कुल मिलाकर देखो आप, सारे जब से बीपीएससी के पेपर हो रहे हैं तो 2 3 4 क्वेश्चन भी नहीं पूछे होंगे स्टोन एज से। मतलब उसका योगदान कम ही रहता है, लेकिन फिर भी हम उसे देखेंगे। दूसरा टॉपिक जो रहता है वो रहता है सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ से सही रूप से शुरू होते हैं टॉपिक्स। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा दूसरा टॉपिक है। इसे हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा टॉपिक हमारा आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ये तीसरा टॉपिक है। आप साथ साथ में भी लिख सकते हैं बच्चों इसे, वैदिक सभ्यता, या हम इसे बोलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे? वैदिक सिविलाइजेशन, इसको बोलेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक होता है राइज ऑफ मगध। लेकिन जो राइज ऑफ मगध है, उस टॉपिक का नाम केवल राइज ऑफ मगध नहीं होता, बल्कि उस टॉपिक में दो टॉपिक सम्मिलित होते हैं। पहला 16 महाजनपद, यानी 16 महाजनपद्स, और दूसरा राइज ऑफ मगध। तो हमें देखना होता है कि वैदिक काल के बाद कैसे 16 महाजनपद आए, और उसमें से कैसे मगध का राइज हुआ या मगध का उदय हुआ। तो हम इसे कहते हैं 16 महाजनपद, या बेटा 16 महाजनपद। हम इसे कहते हैं 16 महाजनपद एवं
एवं मगध का उत्थान, एवं मगध का उत्थान, मगध का उत्थान इसे कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं इंग्लिश में 16 महाजनपद्स, 16 महाजनपद्स एंड राइज ऑफ मगध, एंड राइज ऑफ मगध, एंड राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध। ठीक है बच्चों, ये हम कहते हैं इसमें। तो ये एक टॉपिक हमारा चौथा टॉपिक है। इसके बाद बच्चों दो टॉपिक और हमारे सामने आते हैं, जिसमें से जो पहला टॉपिक है उसका नाम है रिलीजियस रिवॉल्यूशन, या रिलीजियस रिवॉल्यूशन से भी पहले देखना हो हमें, तो हमें देखना होता है विदेशी आक्रमण, इसे हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेजन्स। जैसे बच्चों आपने सुना होगा ईरानी आक्रमण, जैसे आपने सुना होगा यूनानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। क्यों भाई, हमने देखा तो है कि हेरोडोटस ने बताया है कि ईरानी आक्रमण भारत पर हुआ है। तो जब हेरोडोटस ने बताया है तो हमें उस बात को जानना पड़ेगा कि ईरानी आक्रमण आखिरकार हिंदुस्तान पर कैसे हुए। तो यहाँ पर हम फॉरेन इन्वेजन्स पढ़ेंगे, और फॉरेन इन्वेजन्स यानी विदेशी आक्रमण के दो भाग पढ़ेंगे बेटा। पहला भाग होगा ईरानी, दूसरा होगा यूनानी। तो वहां उसमें हम ये लिख लीजिए चारों। ठीक है, साथ साथ में इनका बेटा समय भी लिख लो। जैसे ये तो है 5 लाख बीसी से लेकर, आपको पता ही है 5 लाख बीसी से लेकर ये है 2500 बीसी तक। क्या है बेटा? 2500 बीसी तक। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बेटा वो पड़ती है आपकी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, ये सभ्यता है। तीसरा वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर स्टार्ट होता है, 250 साल का गैप आता है, और 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। इसी को आपने आधे ऐतिहासिक काल कहा था, याद है? बट हम एंशिएंट में सब एक साथ लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ना है हम एक साथ चिन्हांकित कर रहे हैं। हालांकि हमने आपको बहुत माइनर विश्लेषण भी बता रखा है जो आपको याद भी होगा, बट एंशिएंट का सिलेबस एक साथ लिख रहे हैं जो अमूमन आम तौर पर माना जाता है। अब वो बात बता रहे हैं हम। 16 महाजनपद 600 बीसी से लेकर, और मगध का उत्थान होना 322 बीसी तक चलता है। आप जानते हैं बच्चों बहुत अच्छे तरीके से कि 322 बीसी में एक महान साम्राज्य की स्थापना भारत में हम देखते हैं, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। यस और नो? तो मौर्य साम्राज्य से पहले पहले मगध का उत्थान कैसे हुआ, हमें इस बात पर चर्चा करनी है। अब जैसे ये जो चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक है, तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं विदेशी आक्रमण। क्या कह सकते हैं? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण को आप यहाँ फॉरेन इन्वेजन्स कहेंगे, परंतु विदेशी आक्रमण को पहले दो भागों में बांटेंगे। एक भाग आप बताएंगे ईरानी, और एक भाग बताएंगे यूनानी। यूनानी यानी बेटा हम इसे दो भाग में बांटकर पढ़ने वाले हैं। इसकी इंग्लिश देखें तो हम कहेंगे इसे फॉरेन इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स बेटा कहेंगे। और इसको फॉरेन इन्वेजन्स को भी हम ऐसे ही दो भागों में बांटेंगे, एक हो गया ईरानी और एक हो गया यूनानी बेटा, या ग्रीक भी कह लो आप उसको। ठीक है, और इसका समय सीमा देखें तो हम 6th सेंचुरी से लेकर हम 4th सेंचुरी तक की बात इसमें करेंगे। सेंचुरी समझते हो बेटा आप लोग? 100 साल का समय होता है ना, और एक सेंचुरी, जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो 21st सेंचुरी का मतलब क्या माना जाता है पता है? 2001 से सेंचुरी शुरू हुई है, 2001 से, और ये 2100 तक ये सेंचुरी रहेगी। 2101 में 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये होता है इसका विदेशी आक्रमण। क्वेश्चन अब टॉपिक नंबर जो 6 है वो बच्चों बड़ा अलग तरह का टॉपिक है, और उसे हमने नाम दिया है धार्मिक क्रांति का। हमने क्या नाम दिया है? धार्मिक क्रांति का। धार्मिक क्रांति हमने बुलाया है। हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म नहीं बताया, हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म नहीं बताया, क्योंकि हमें सिर्फ बौद्ध धर्म जैन धर्म ही नहीं पढ़ने हैं।
बल्कि बेटा हमें आपको ये बताना है कि भारत में विशेष दर्शनों का विकास कैसे हुआ। जैसे आपने सुना होगा षड दर्शन, यानी 6 दर्शन होते हैं, सुने होंगे आपने, जिसमें सांख्य हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, चारवाक हो गया, चारवाक अलग से है, उधर वेदांत दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, सुना है इनका नाम। तो हम आपको ये भी पढ़ाएंगे। धार्मिक क्रांति का मतलब क्या है। धार्मिक क्रांति का मतलब है 1000-2000 सालों से चली आ रही परंपरा, जो धार्मिक परंपरा है उसमें परिवर्तन करने के प्रयास, में परिवर्तन करने के प्रयास या परिणाम स्वरूप एक क्रांति करना, ठीक है, उसको हमें कहा है धार्मिक क्रांति। तो बच्चों इस धार्मिक क्रांति में 3 पक्ष हमें देखने पड़ेंगे। पहला पक्ष हम धार्मिक क्रांति में देखो क्या देखेंगे। पहला पक्ष हम देखेंगे बौद्ध धर्म। क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म देखेंगे। दूसरा पक्ष हम देखेंगे बेटा जैन धर्म। कौन सा देखेंगे? जैन धर्म। और मेरे प्यारे बच्चों तीसरा पक्ष देखेंगे षड दर्शन। क्या है? षड दर्शन। षड दर्शन हम देखेंगे। 6 दर्शनों को षड दर्शन कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको सही रूप से पता चलेगा कि देखो भारत का धर्म पूर्व की अपेक्षा कैसे परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। इसको बेटा वही बात है, इसको भी इंग्लिश में हम रिलीजियस, बेटा इसको इंग्लिश में हम रिलीजियस रिवॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रिलीजियस रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और इसमें भी 3 पार्ट आप कर सकते हैं। जैसे आपने बुद्धिज्म कर दिया, यस और नो, जैसे आपने जैनिज्म कर दिया, जैनिज्म कर दिया, जैसे आपने 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। स्कूल का मतलब ब्रांचेज भी होती है, पता है आपको? 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। और इसका समय भी 6th सेंचुरी बीसी है। क्या है बेटा? 6th सेंचुरी बीसी है। तो हमने, इसका मतलब हम कुछ बातें आपको समझा रहे हैं। हमने बेटा केवल मगध का उत्थान नहीं देखा, हमने केवल महाजनपद नहीं देखे, बल्कि हमने ये भी देखा कि देखो धार्मिक परिवर्तन किस तरीके से हुए। साथ में यदि इस काल में कोई विदेशी आक्रमण भारत पर हुआ तो वो कैसे हुआ, हम उन एस्पेक्ट्स को भी देखकर चलेंगे। 7वां टॉपिक हमारा रहेगा मौर्यन एम्पायर। फिर हम वापस आएंगे और मौर्य साम्राज्य को समझेंगे। मौर्य साम्राज्य में हम बच्चों 3 शासकों को विशेष रूप से समझने का काम करेंगे। इसको हम कहते हैं मौर्यन, मौर्यन एम्पायर। क्या बोलते हैं? मौर्यन एम्पायर हम इसको कहते हैं, मौर्यन एम्पायर कहते हैं। और इसका समय है 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक, ये बेटा इसका समय है। तो 8वें नंबर पर एक टॉपिक आएगा हमारा जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। क्या नाम है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है, मौर्योत्तर काल का मतलब होता है यानी जो मौर्यों के पतन के बाद बहुत सारे वंश आए। जैसे आपने बच्चों शुंग वंश का नाम सुना है, जैसे आपने कर्ण वंश का नाम सुना है, जैसे आपने चेदी आंध्र सातवाहन का नाम सुना है, विदेशी आक्रमण जैसे कुषाण, हिंद यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण, आपने ये सब सुना है। तो हमने क्या किया बेटा, इस काल को एक ही नाम दे दिया, मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड। इससे इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी था। हालांकि वंशों को क्रम में लगाने से संबंधित था वो, और उसमें कोई खास एफर्ट नहीं करने थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो था। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्या बोलते हैं? पोस्ट मौर्यन पीरियड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका समय है 185 बीसी से लेकर 240 240 एडी, 240 एडी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो टॉपिक हमारा आता है गुप्ताज पीरियड। क्या आता है बेटा? गुप्ताज डायनेस्टी या गुप्ताज पीरियड, गुप्त काल इसको हम बोलेंगे। सॉरी, क्या बोलेंगे? गुप्त काल। क्या बोलेंगे? गुप्त काल, या गुप्त वंश भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसको हम बोलेंगे गुप्ता पीरियड।
या गुप्ताज पीरियड। और इसको यहाँ देखेंगे कि जो गुप्त काल है वो 240 एडी से लेकर 550 एडी तक, 550 एडी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समझेंगे, ओ सॉरी टॉपिक नंबर 10, और इसे हम कहेंगे वर्धन डायनेस्टी। सुना है आपने? इसे गुप्त पोस्ट गुप्ता पीरियड भी बोलते हैं या उत्तर गुप्तोत्तर काल भी बोलते हैं, साथ में वर्धन वंश भी बोलते हैं। वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन के बारे में हम जानकारी लेंगे, तो बोलेंगे वर्धन डायनेस्टी। क्या बोलेंगे बेटा? वर्धन डायनेस्टी। और इसका समय होगा 550 से लेकर 550 एडी से लेकर 712 एडी तक। 712 में बच्चों आपको पता है कि मुस्लिम आक्रमण हो जाता है और फिर हम मध्यकाल की बात करने लगते हैं, है ना। लेकिन एक टॉपिक बच्चों और पढ़ना है, संगम एज, संगम काल, जो दक्षिण भारत के चोल चेर पांड्यों के बारे में बताता है। चोल चेर पांड्यों के बारे में बताता है। तो दक्षिण भारत का एक क्रम बना के चोल चेर पांड्य विजयनगर बहमनी सारा एक साथ बता देंगे, ताकि पूरा साउथ एक बार में क्लियर हो जाए कि साउथ का विकास कैसे हुआ। चाहे भले ही वो संस्कृत चोल चेर पांड्यों से भी पहले ही उस बात को बताएंगे कि देखो उत्तर भारत में संस्कृति ऐसे बसी और दक्षिण भारत में संस्कृति का प्रसार या सभ्यता का प्रसार इस तरीके से हुआ। तो पूरा लिंक हो जाएगा एक साथ में कि हाँ, उत्तर में उस समय ये हो रहा था तो दक्षिण में इस समय ये हो रहा था, है ना। तो 11वां जो टॉपिक है वो आप लिख लोगे संगम वंश। 11वां जो टॉपिक है उसे आप लिख लोगे संगम वंश। ठीक है, इसे एक साथ समझा देंगे। इसको बोलेंगे बेटा संगम डायनेस्टी। क्या बोलेंगे बेटा? संगम डायनेस्टी या संगम एज सॉरी, संगम एज बोलेंगे। इसको संगम एज क्यों कहते हैं वो भी समझाएंगे आपको, ठीक है। संगम वास्तव में एक परिषद का नाम था। संगम मिलना होता है। संगम क्या है? मिलना। तो मिलने का मतलब है सम्मेलन, तो एक सम्मेलन टाइप का हुआ था, उन्हें संगम कहा गया था। और इसके इस संगमों में बहुत सारे साहित्य का सृजन किया गया, जो हमें चोल चेर पांड्यों के बारे में जानकारी देते हैं। तो कुल मिलाकर ये चोल चेर पांड्या जी है बच्चों, जो साउथ इंडिया में रहे थे, जो साउथ इंडिया में रहे थे, यानी यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीनों थे। ठीक है, इस तरीके से हम इनके बारे में जानेंगे। तो आप ये बना लिया बच्चों आपको। तो ये टॉपिक हमारे मेन रूप से केवल एंशियंट में रहेंगे, केवल एंशियंट में रहेंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात कि बच्चों एंशियंट से क्वेश्चंस की संख्या ठीक ठाक रहती है, कभी कभी 9-10 भी हो जाती है ना। तो हम इग्नोर करके बिल्कुल नहीं चलेंगे। और एंशियंट के बारे में कुछ बच्चों के मन में धारणा भी हो जाती है कि सर एंशियंट जैसा मेडिवल तो फिर भी मुगल काल है, सल्तनत काल है, उसमें तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, मॉडर्न में आती है, लेकिन एंशियंट समझ में नहीं आता। ऐसा एंशियंट में हम आपको बता दें, बिल्कुल गलत फहमी ना रखें, एंशियंट में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बल्कि ये तो और रोचक है। इससे आपको पता चलता है आपकी सभ्यता का विकास कैसे कैसे हुआ, ये तो और भी रोचक है। तो इसलिए आप पहली तो बात बच्चों, जब आप जो हिस्ट्री की जो कॉपी बना रहे हैं तो हिस्ट्री की कॉपी सेपरेट बनाएंगे, है ना। और उसमें एंशियंट अलग से, यदि जगह हो तो मेडिवल उसी में, नहीं तो वो भी अलग से, और मॉडर्न अलग से, इस तरीके से करके बनाओगे। ठीक है, साथ में बच्चों लाइनिंग के साथ देखो, कई बार कॉपी को ना हमें ऐसे बनाना चाहिए। कुछ लोग कॉपी को बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत खराब लिखते हैं। बहुत खराब कैसे लिखते हैं वो लोग? वो क्या करते हैं, एक कॉपी खरीदते हैं पटना आने के बाद, क्लास ज्वाइन करने के बाद, उसी में वो ज्योग्राफी लिखेंगे, उसी में हिस्ट्री और उसी में इकोनॉमी। ठीक है, और फिर रूम पर जाकर उसी को फेंक देंगे, अगले दिन फिर उठा के चल देंगे। किसी दिन यदि वो गुम हो गई किताबों में तो कोई बात नहीं, दूसरी आते वक्त खरीद के फिर उसमें लिख देंगे। होता क्या है बच्चों, जब परीक्षा नज़दीक आती है तो ये आपकी बच्चों संपत्ति होती है।
इसी से तो रिवीजन होता है। तो ये उसे मिलती ही नहीं भाई साहब को, उसे तो खुद नहीं पता होता, अरे यार वो सर ने गुप्त काल पढ़ाया था वो कहाँ लिख दिया। तो अब गुप्त काल उसे उसे भी नहीं पता कि गुप्त काल कहाँ लिखा गया या फिर बुद्ध काल कहाँ लिखा गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नोट्स को अच्छे तरीके से बनाना होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना, सभी का, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक ऐसे घर में भेजा जाता है जिसमें एवरीथिंग सिस्टमेटिक है, जहाँ पर जो जैसे सोफा है तो सोफा कहाँ लगा हुआ है, या कुर्सियाँ हैं तो वे कहाँ लगी हुई है, पर्दे है तो पर्दे ठीक से लगे हैं क्या, साफ सफाई ठीक से है क्या, सामान ऐसे ही तितर बितर नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि सिस्टमेटिक लगा हुआ है। आप उस घर में जाकर बच्चों आपको अच्छा फील होगा, या उसमें कि जिसमें कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कुर्सी की टांग उल्टी हो रखी है, ऐसा बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। तो आपको वो घर अच्छा नहीं लगेगा। बस इसी से समझो कि हमें सिस्टमेटिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है ना। और अब आपको होगी कि सर इससे भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या जीवन में? बिल्कुल पड़ता है। यही प्रभाव आपको एग्जाम में दिखाई दे जाएगा आपका। जब मेंस आप लिखोगे तो आपकी तो आदत पकी हुई है कि ऐसे ही लिख के फेंक देना है, तो आप ऐसे ही बिना लाइनिंग, बिना इधर उधर, कुछ कुछ लोग को देखना यहाँ से लाइनिंग लिखना शुरू करेंगे, सिंधु, फिर अगले वाला घाटी की, यहाँ से सीधा यहाँ आएगा भाई साहब। ये क्या है? अरे सच में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ नीचे तक जाते जाते पूरा त्रिभुजाकार शेप बना देगा ये। अब इसमें क्या है, ये भी अभ्यास है। यदि आप सीधा अभी से लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, तो बेटा जब मेंस लिखोगे आप, तो ये चीजें आपके काम आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। आएगी कि नहीं? साथ में जैसे बच्चों लिखने के क्रम में तुम लोग बहुत वर्तनी या शुद्धि करते हो, क्योंकि हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसलिए थोड़ी सी ये बातें भी बतानी जरूरी है। तो वर्तनी अशुद्धि करते हो और इतने ढीठ हो कि वर्तनी अशुद्धिकरण करके तुम्हें पता भी चलता है कि गलत लिख दिया, और फिर भी तुम लिखते रहते हो, है ना। तो मतलब ये कैसी टेंडेंसी है भाई? तो तुम सोचते हो हमें थोड़े ना चेक करना है, जो चेक करेगा उसके सर का दर्द। नहीं, ये बात सही नहीं है। मेंस में बच्चों ये बुरा प्रभाव डालती है चीजें, है ना। जब हमारे सामने कॉपी आती है तो हम देखते हैं, ठीक है। एक तो दो चीजें देखते हैं हम आपकी कॉपी में। एक तो ये देखते हैं कि वर्तनी की अशुद्धियां बहुत लिखते हो, की, और इस की में तो भाई तुम्हारा बहुत ही विवाद है, ठीक है। जाति को तुम लोग क्या लिखोगे? जाति लिखोगे, बताओ तो ये सही है? ऐसे कुछ लोग तो क्योंकि को भी क्योंकि लिखोगे, बताओ। ऐसे थोड़े ना बनता है ये, ठीक है। चूंकि कह रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं, उसमें चूंकि को ऐसे लिख देंगे, जबकि बच्चों सही क्या है, ये है। तो की और की में भेद होना चाहिए, है ना। ये ऐसी वर्तनीय शुद्धिकरण तुम्हारी मिलती है, हम तुम्हें बता रहे हैं। तो हमने बहुत सारी कॉपी देखी है तो उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा, तुम्हारी भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव है। तुम्हारी भाषा पर क्या है? क्षेत्रीय प्रभाव है। क्षेत्रीय प्रभाव कैसा कैसा है वो भी समझो। इस बात पर जोर देकर कहा जा सकता है कि, तो तुम लिखोगे इस बात, अधिकांश लोग, मतलब सब नहीं, इस बात पर जोर देकर कहा जा सकता है कि, ठीक है। जैसे तुम घोड़ा लिखोगे तो घोड़ा ना लिखकर घोड़ा लिखोगे, और घोड़े को घोड़ा लिखोगे, तो ये काम नहीं करने। और जो वर्तनी तुम लिख रहे हो देखकर कि गलत, मैंने बताया ना ढीठ भी होते हो, कि पता चल गया कि गलत लिख दिया लेकिन फिर भी लिखे जा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है बच्चों, उन शब्दों को अंडरलाइन कर लेना है क्लास में, क्योंकि क्लास में तो तेज लिखवाएंगे, तो अंडरलाइन कर लेना है। और उन पे घर जाकर वे शब्द, देखो बेटा हम कितने काम की बात बता रहे हैं आपको, घर जाकर बेटा फिर वे शब्द ठीक से लिखना आप सीखो, ठीक है। तो बच्चे जब तक आपका ये प्रीलिम्स का कोर्स खत्म होगा, आपकी भाषा शैली बहुत शानदार हो चुकी होगी, और उसमें त्रुटि के आधार पर एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। ये हम सही बता रहे हैं। मेंस में हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है बच्चों,
तो बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट लिख देते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ के अच्छा कंटेंट लिखते हैं। गलती कहाँ है? त्रुटि में और रीजनल लैंग्वेज में, यानी क्षेत्रीय भाषा में, ये गलतियां हो जाती हैं। अब एग्जामिनर इन चीज़ों को माप थोड़े ना करता है बेटा कि आप वर्तनीय शुद्धिकरण कर दो। भाई आपने मीडियम चुना है जानबूझ के हिंदी, सुना है कि नहीं? तो उसने मान लिया था हिंदी, चलो ठीक है। अब हिंदी तो हिंदी तो ठीक से लिखो। अरे हिंदी मीडियम का मतलब क्या है? हिंदी तो ठीक से लिखना है, तो बस उसी पर ध्यान देना। और ये त्रुटियां दूर करना बेटा एक दिन का काम नहीं होता, ये सतत प्रकाश प्रयास होता है। यानी सतत का मतलब कंटिन्यूअसली, निरंतर रूप से हम रोज प्रयास करें तो महीने 2 महीने 3 महीने में आपकी भाषा अपने आप ही ठीक हो जाती। तो इस बात का ध्यान रखोगे, कॉपी को सिस्टमेटिक बनाओगे, साथ में बच्चों एक काम और करोगे, बस शॉर्ट नोट्स को बनाने पर भी ध्यान दोगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का क्या महत्व है एक बार बताकर हम टॉपिक पर आते हैं। जैसे बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लो हमने पढ़ाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने आपको 20 पेज में लिखवाया, यानी हमने इसके लिए 20 पेजेज यूज किए। तो बच्चों ये सारा इंडस वैली आपके पास 2 पेजेज में आना चाहिए। कितने पेजेज में? 2 में, 2 या मैक्सिमम 3 में। तो यदि मान लो हम पूरे एंशियंट में 250 पेज लिखवाएंगे तो पूरे एंशियंट के नोट्स बेटा आपके लगभग लगभग 50 पेज में या 40 पेज में सिमट जाने चाहिए, 30-40 पेज में सिमट जाने चाहिए पूरा एंशियंट। जब आपको इसको रिवीजन करोगे बेटा इसका शॉर्ट नोट्स का, तो रिवीजन बहुत त्वरित गति से होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी आपको एंशियंट रिवीजन करने बैठोगे तो पता चलेगा कि जो सर ने 20-25 क्लासेज लगा के पढ़ाया है वो आपने बच्चों घंटों में रिवाइज कर दिया। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओगे और बार बार रिवाइज करोगे। तो ये शॉर्ट नोट्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में बच्चों शॉर्ट नोट्स जो है ना, आप में एक विश्लेषणात्मक क्षमता उत्पन्न कर देते हैं। यही शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रवृत्ति आपको बाद में मेंस में काम आती है, और हम वहाँ भी शॉर्ट नोट्स बनाते हो। और देखो बेटा फिर मेंस में कैसे काम करती है आपके लिए। जब आप क्वेश्चन लिखते हो, जब आपके पास 3 घंटे का समय है और इतने सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, उस दिन के बारे में सोचो और उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो। तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन को देखते ही तुरंत फटाफट स्ट्रक्चर याद करो, फ्रेमवर्क बनाओ और लिखना शुरू कर दो। नहीं समझे? तो ये स्ट्रक्चर्स का महत्व होता है। किसी भी, अब आप ही बताओ कि 3 घंटे में आपको हिस्ट्री भी लिखना है, 3 घंटे में आपको स्टैटिक्स भी सॉल्व करना है, 3 घंटे में फर्स्ट पेपर में आपको आईआर और जो करंट अफेयर्स है वो भी कर देना है बेटा। सोचो आप 3 घंटे में तीनों कर देने हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं करना। तो इसका मतलब आपकी स्पीड अच्छी चाहिए, साथ में कंटेंट भी आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए, यस और नो। और वो तब आएगा जब आप उसका फ्रेमवर्क तुरंत माइंड में बना दोगे। ठीक है, ये पहला टॉपिक समझने के बाद जब हम शॉर्ट नोट्स उसके बना के या बने हुए आपको दिखाएंगे तो फिर आप महसूस करोगे कि हाँ ये बात तो कारगर है। बात समझ में आई? तो बस इन चीज़ों का ध्यान आप अनिवार्य रूप से रखोगे। ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा तो बहुत आसान और बहुत नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये आपकी सफलता में बाधक बन जाती है। और कितना बुरा लगता है जब आपने सालों मेहनत की हो और ये छोटी छोटी सी त्रुटियां आपको आपकी सफलता में बाधक बन जाती है, तो फिर दुख होता है कि यार इन पर छोटी छोटी चीज़ों पर काम क्यों नहीं किया हमने। ऐसा है कि नहीं? तो इन पर काम करते हुए चलना है, लाइन को सीधे लिखना है, शब्दों को ठीक से लिखना है। ठीक है, वर्तनी गलत हो गई तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन जब गलत हो गई तो उस पर अंडरलाइन तो कर दो, घर जाकर उसे देखकर अगली बार तो गलत नहीं करोगे। ठीक गए, ऐसे भी हो जाएगा प्रयास, तो ये भी बढ़िया ही है नहीं? तो इस चीज का ध्यान रखें। अब बच्चों ये जो हमने सिलेबस आपको लिखवाया है पूरा कंप्लीट, इसमें हमारे पास 11 टॉपिक्स है, यानी 11 टॉपिक्स। एक टॉपिक्स बेटा इसमें और होता है, एक टॉपिक इसका नाम होता है स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें पुरातात्विक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण होते हैं। परंतु बच्चों हम स्रोत आपको अलग टॉपिक के साथ नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम स्रोत चैप्टर के साथ पढ़ाएंगे। बात समझ गए? जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोत हम सिंधु घाटी सभ्यता के साथ पढ़ा देंगे, जैसे वैदिक काल के स्रोत हम वैदिक काल के साथ पढ़ा देंगे कि वैदिक काल की जानकारी आपको कहाँ कहाँ से मिली तो हम वहीं बताएंगे। ध्यान से सुनना,
मगध के स्रोत हम वहीं से बता देंगे और मौर्य काल के स्रोत भी हम मौर्य काल में ही बता देंगे। तो इससे आपको एक बड़ा फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में सीधे घर कर जाएंगे कि अच्छा ये मौर्य काल के स्रोत है। यदि हम सारे स्रोत एक साथ बता देंगे तो बच्चों याद करने में, दिमाग में फिट होने में एक भीड़, रश जनरेट हो जाएगा, एक क्या बन जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना करने के लिए हम अलग अलग चैप्टर के अलग अलग स्रोत अलग अलग पढ़ते हुए जाएंगे। क्लियर हुआ? तो स्रोत हम ऐसे समझेंगे। बेटा हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। पाषाण काल, जब हम ये एंशियंट वाला पीरियड खत्म कर रहे होते हैं तब हम आपको पाषाण काल पढ़ा के खत्म करेंगे। उसका कारण ही ये है कि उसका कारण नहीं है कि क्वेश्चंस की संख्या कम है, उसका एक कारण नहीं है। उसका कारण ये है कि पहले ही हम आपको पत्थरों में नहीं ले जाना चाहते, ठीक है, एक सभ्यता में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा अलग अलग टाइप के नाम और अलग अलग टाइप के डेट्स उसमें आ जाती है ना। साक्ष्य कि देखो यहाँ से हड्डी के उपकरण, तो यहाँ से कुल्हाड़ी, तो यहाँ से चावल, तो यहाँ से गेहूं, यहाँ से कृषि, तो मतलब बहुत अलग तरीके का कंजस्टेड टाइप का हो जाता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आप हेडिंग लगाइए बेटा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिलेबस लिख लिया सबने? हेडिंग लगाइए सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे हम कहते हैं। और इसे बेटा हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि हमें इसे कैसे कवर करना है। देखो बेटा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, जैसे आप संसद पढ़ो पॉलिटी में, जैसे आप बेटा जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ो, या उसमें से माउंटेन पढ़ो, या फिर उसमें से आप पठार पढ़ो, है ना। तो आप उसे कैसे पढ़ते कि भाई पठार में हम क्या क्या पढ़े, पहाड़ों में हम क्या क्या पढ़े, यस और नो, और बेटा संसद में हम क्या पढ़े। ऐसे ही हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पर्टिकुलर हम क्या पढ़े, ठीक है, हमारे कौन कौन से हेडिंग्स होने चाहिए, है ना। तो हमें पहले देखना है। देखो बच्चों, इसके जो हेडिंग्स है वो ये होंगे बच्चों, इसके जो हेडिंग्स हैं यानी जो इसके शीर्षक है वो ये होंगे जिनसे हमें पढ़ना है। पहला, जैसे हम पहले पढ़ेंगे बच्चों, खोज, यानी सभ्यता की खोज कैसे हुई, हमें जानना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आज हमारे बीच में ये लोग नहीं हैं, नहीं हैं, तो इसकी खोज कैसे हुई, ठीक है। दूसरी बात हम समझेंगे, इसकी खोज के बाद हम समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक कौन थे, संस्थापक यानी कि फाउंडर्स कौन थे, मेकर्स कौन थे जिन्होंने इसे बसाया। तीसरा हमारा टॉपिक होगा या तीसरा हमारा हेडिंग होगा इसका काल विभाजन, इसका काल विभाजन या इसका काल निर्धारण भी इसको कह सकते हैं। चौथा हमारा टॉपिक होगा इसका नामकरण, इसका नामकरण, यानी इसे आप सिंधु सभ्यता भी कह देते हो, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह देते हो, हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हो, कई नाम है इसके, क्यों है ये नाम, कहाँ से आए होंगे, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। पांचवा हमारा हेडिंग रहेगा समकालीन सभ्यताएं। समकालीन सभ्यताओं का मतलब है बच्चों कि उस समय दुनिया में क्या केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही थी या कुछ और भी सभ्यताएं फल फूल रही थी। तो समकालीन या कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन कौन सी है। जब सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सरवाइव कर रही थी उसी समय वर्ल्ड में और भी कोई सभ्यता थी क्या जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार या फिर दूसरी चीजें होती थी। तो हमें उनके बारे में, जैसे मेसोपोटामिया, जैसे बेटा मिस्र की सभ्यता, जैसे चीन की सभ्यता, ये सभ्यता वे है जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है। क्या है ये? कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है। एक वर्ड होता है बेटा समकालीन, समकालीन, और इसकी इंग्लिश होती है कंटेम्प्रेरी। इसका अर्थ होता है उसी काल में। क्या अर्थ होता है?
ही काल में, ठीक है। तो इसे हम कंटेम्पररी बोलते हैं। जैसे बीरबल और अकबर एक ही काल में हैं, तो वे एक दूसरे के क्या है, समकालीन। क्लियर। जैसे योगी और मोदी एक दूसरे के क्या है, समकालीन। अब समझिए। हाँ, योगी और मोदी से समझ में ज्यादा आया। क्वेश्चन नंबर मतलब हेडिंग नंबर 6। हेडिंग नंबर 6 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सभ्यता का विस्तार। सभ्यता हमें कहाँ कहाँ पाई गई, यानी कि सभ्यता का विस्तार कैसे देखा जा सकता है, यानी कहाँ कहाँ से हमें सभ्यता प्राप्त होती है, तो उसका विस्तार देखेंगे। फिर 7वां जो हेडिंग होगा हमारा, वो होगा सामाजिक व्यवस्था, यानी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, यानी सभ्यता में क्या कोई समाज की स्थिति थी, समाज की स्थिति थी तो वो कैसी थी। फिर हम समझेंगे राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि जो राजनीति थी वो कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था यानी उसकी राजनीति कैसी थी। फिर हम समझेंगे अर्थव्यवस्था, क्या समझेंगे, अर्थव्यवस्था, यानी उसकी अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। फिर हम समझेंगे अर्थव्यवस्था के बाद हम समझेंगे धार्मिक अवस्था या धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था जिस प्रकार से बेटा, जिस प्रकार से सभी चीजों का विकास हुआ, आप हैरान हो जाओगे जानकर, जिस प्रकार से सभी चीजों का, समाज का विकास हुआ, राजनीति का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वैसे ही बेटा धर्मों का भी विकास हुआ है। हालांकि आपको ये बात अभी अटपटी लगेगी कि क्या सर ईश्वर का स्वरूप भी बदलता है, बिल्कुल बदलता है, और सभ्यता के साथ ये बदला है, सभ्यता के साथ ये बदला है। एक इतिहासकार ने बच्चों बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा यदि यदि हाथी, घोड़े, बंदर, चिड़िया, कौवा या अन्य पशु पक्षियों के भी हाथ होते तो वे अपने ईश्वर को अपने रूप में ही बनाते। नहीं समझे, यानी वे यदि उनके हाथ होते बच्चों तो वे उन्हीं रूप में बनाते, है ना। हम देखो ध्यान से, हम मनुष्य है, तो हमने मनुष्य के रूप में ईश्वर को क्या किया, चित्रित किया, किया कि नहीं किया। तो जिस रूप में जो होगा उसी रूप में तो चित्रित करेगा। वास्तविक स्वरूप का हमें पता है बेटा कि वास्तविक स्वरूप ईश्वर का क्या है, नहीं। भगवान विष्णु के अवतार हमें बताते हैं कि हर काल में स्वरूप चेंज होता गया है, जो सृष्टि के विकास को भी बताता है कि नहीं। जैसे अभी बच्चों एक नरसिंह अवतार पर एक नरसिम्हा करके मूवी भी आई है जो एनिमेटेड है, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि कैसे भगवान विष्णु जो है वो अवतार लेते हैं और किस प्रकार समाज को भयमुक्त बनाते हैं, साथ में एक व्यवस्था को फिर से स्थापित करते हैं, है ना, अधर्म का खात्मा करके धर्म की स्थापना करते हैं। एक और व्यक्ति ने कहा, एक दार्शनिक से पूछा गया कि ये बताओ ईश्वर है या नहीं, और हमें ईश्वर ने बनाया या नहीं। तो उसने बहुत जबरदस्त बात कही कि ये तो नहीं पता कि ईश्वर ने हमें बनाया या नहीं, लेकिन ये पक्का पता है कि हमने ईश्वर को बनाया है। ये पक्का पता है कि नहीं है, ये नहीं पता। ये बहुत कंफ्यूजन का मुद्दा है, विज्ञान में बहस होती है कि हमें ईश्वर ने बनाया कि नहीं बनाया, बट ये पक्का है कि हमने ईश्वर को बनाया है। ये पक्का है कि नहीं। और आगे कहता है वह, और मैं ईश्वर पर विश्वास इसलिए करता हूं कि यदि मरने के बाद मुझे वास्तव में स्वर्ग नरक ले जाया गया, ठीक है, तो यदि ईश्वर नहीं है, यदि ईश्वर नहीं है और मैंने उसे नहीं माना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि ईश्वर है और मैंने उसे नहीं माना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इस ईश्वर को मान ही लेते हैं, क्या करते हैं, ईश्वर को मान लेते हैं। एक बात उसने कहा, और फिर कहा, दार्शनिक का नाम भी बताएंगे। फिर कहा कि जब वेटर पर भी विश्वास कर सकते हो, रेस्टोरेंट में जाकर वेटर पर विश्वास ही तो करते हो, जहर ला के दे दिया मिला के, 5 दिन पुराना खाना दे दिया, क्या मिला के उसने मिक्स करके आपको दिया है, विश्वास ही तो है। तो जब वेटर पर भी विश्वास कर सकते हो तो ईश्वर पर तो कर ही सकते हो, कर ही सकते हो कि नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि धर्म का स्वरूप भी परिवर्तित होता है।
क्या होता है, परिवर्तित होता है। आप देखोगे हेलोसिज नाम के व्यक्ति ने ये सब बातें कही कि बंदर होते तो बंदर के रूप में। कांट बच्चों ये कहते हैं कि मैं तो इस आश्चर्यचकित दुनिया को देखकर ये अनुमान लगाता हूँ कि यार ये आश्चर्यचकित दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया किसी ना किसी ने तो बनाई होगी, तो इसलिए मैं भगवान को मान लेता हूँ। बाकी तो मैं भगवान को सिद्ध तो नहीं कर सकता। मैं यदि मुझे कोई कहे कि परमात्मा को सिद्ध करके दिखाओ तो मैं इस काम को नहीं कर सकता, बट हाँ मैं उसे मान लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। तो ये है ईश्वर के स्वरूप पर चिंतन। क्या है बेटा, ये चिंतन। एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे बच्चों जब आप वैदिक काल में थे तो 33 देवी देवता की पूजा होती थी, जिन्हें हमने 33 करोड़ देवी देवता कहा। और बच्चों ये सारे कैसे, सूर्य देवता, अग्नि देवता, वर्षा के देवता, समुद्र जल के देवता, पृथ्वी के देवता, अग्नि के देवता, ये सब थे। तो हमने ईश्वर को प्रकृति के तत्वों के रूप में पूजा, पूजा कि नहीं पूजा? तब तक हमने मनुष्य के रूप में ईश्वर को पूजा नहीं, पूजा नहीं पूजा। उससे भी पीछे चलो, पाषाण काल में बेचारों को, उनको तो पेट भरने से फुर्सत नहीं रही होगी, कंदमूल फल इकट्ठा करना, इनसे फुर्सत नहीं रही होगी, तो भगवान को माना उन्होंने नहीं होगा। हाँ, वो कभी कभी आश्चर्यचकित होते होंगे बेटा, ये सोचकर कि यार ये बिजली कड़की, ये क्या है, ये तूफान आ गया, ये क्या है, बारिश हो गई, ये रात होती है, ये दिन होता है, ये क्या है। तो वो इससे क्या होता था, आश्चर्यचकित, डरता था। तो उसने क्या किया, इन्हें दैवीय सत्ता मान लिया। क्या मान लिया, दैवीय सत्ता, और पूजा अर्चना शुरू कर दी। देखो भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं तो इंद्र भगवान ही तो क्रोधित हो जाते हैं, और वे क्रोधित हो जाते हैं, मेरी पूजा क्यों नहीं की। होते है कि नहीं? तो यानी हमने ईश्वर को वर्षा के देवता के रूप में पूजा कि नहीं पूजा? तो वर्षा के देवता की बात कहाँ से आई होगी कि भाई अच्छी फसल के लिए वर्षा होनी जरूरी है, और कभी कभी वर्षा के प्रकोप से प्रलय ना आ जाए, ये भी जरूरी है, बाढ़ ना आ जाए, तो हम उसकी स्तुति करेंगे। हम क्या करेंगे, वो एक देवता है, हे देवता आप इतनी भी वर्षा मत करना कि बाढ़ आ जाए, और इतनी भी मत कम करना कि फसल ना उगा पाए। तो पूजा शुरू, धीरे धीरे इसका विकास होता गया। अब समझ में आया? फिर हम व्यक्तिवादी अवधारणा पर आए और ईश्वर को व्यक्ति के रूप में ले आए, लाए कि नहीं? फिर जब अवतार आने लगे, जब हमने राम के रूप में, कृष्ण के रूप में पूजना शुरू कर दिया, फिर बेटा इससे भी आगे बढ़े हम। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, ईश्वर केवल मूर्ति का रूप ही नहीं है, बल्कि वह तो कण कण में विद्यमान है, वह तो हर जगह है, तो उसका कोई रूप नहीं हो सकता। तो हमने ईश्वर को निराकार बताया, बताया कि नहीं बताया? ये एक दिन में विकास हुआ नहीं, ये सभ्यता के साथ साथ विकास हुआ। अब समझ में आया? तो धार्मिक धार्मिक विकास भी होता है, ठीक है, लेकिन कब समझ पाओगे, जब इंडस वैली का धर्म पढ़ोगे और फिर वैदिक का पढ़ोगे, तो विकास सीधे तौर पर होता हुआ दिखाई देगा। यस और नो? 11वें नंबर पर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। 12वें नंबर पर हम पढ़ेंगे नगर योजना। क्या पढ़ेंगे? नगर योजना, नगर योजना, ठीक है, उनके नगर कैसे बसे हुए थे। 13वें नंबर पर हम पढ़ेंगे मुख्य स्थल। मुख्य स्थल, मुख्य स्थल का मतलब है बेटा, जैसे हड़प्पा मिला तो वहां से क्या मिला। 14वें नंबर पर हम पढ़ेंगे सभ्यता की विशेषताएं। सभ्यता की विशेषताएं, सभ्यता की क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे 15वें नंबर पर पतन के कारण। क्या पढ़ेंगे? पतन के कारण, आखिरकार सभ्यता का पतन क्यों हो गया, सभ्यता का पतन क्यों हो गया। तब जाकर हम इंडस वैली पर पूरे तरीके से विचार करेंगे। समझ में आया? और फिर कोई पीसीएस, कोई आईएएस का मेंस प्री का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो सब सोल्व। इस पर इतनी चर्चा लेकिन हमें इस पर करनी पड़ेगी, ठीक है।
अब सबसे पहले हेडिंग बनाए आप लोगों ने। अब सबसे पहले हम बात करेंगे खोज पर। इस पर बात करेंगे, खोज पर। तो देखो बेटा, खोज कैसे होती है। खोज यानी कि डिस्कवरी। खोज यानी कि डिस्कवरी। डिस्कवरी कैसे हुई बेटा? अब पहली तो बात बच्चों, डिस्कवरी की जरूरत क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। डिस्कवरी क्यों? डिस्कवरी क्यों? इसका मतलब वो चीज हमारे पास नहीं रही होगी तभी तो हमने उसे खोजा होगा। भाई जो चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसी की तो खोज करोगे। जो हमारे पास ऑलरेडी है उसकी खोज हम क्यों करें? यस और नो? तो इसलिए वैदिक सभ्यता हमारे पास ऑलरेडी है, लिख के भेजो बेटा। वैदिक सभ्यता हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम आज भी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमने उसकी खोज कहाँ की? नहीं की। हमने उसकी खोज नहीं की। बट इंडस वैली बच्चों, समय के साथ, समय के साथ उसका क्या हो गया? पतन हो गया। इसलिए हमने उसकी खोज की। देखो बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब है, सिंधु का मतलब है नदी, घाटी का मतलब है नदी के दोनों ओर वाला स्थान, सभ्यता का मतलब है जहां सभ्य लोग रहते हैं। बताया था ना आपको? तो जहां सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब है कि सिंधु नदी के दोनों ओर रहने वाले, सिंधु नदी के दोनों ओर रहने वाले लोगों की संख्या या बस्तियां जो बसी हुई थी, जो उस समय बसाई गई थी। अब नदी है सिंधु नदी, तो बच्चों नदी है तो इसका मतलब भूमि क्या होगी? उपजाऊ। भूमि क्या होगी? उपजाऊ। प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा। उत्पादन क्या होगा? ज्यादा। क्या कोई सभ्यता नदियों के किनारे के बिना बच सकती है? उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो सभ्यता विकसित बनेगी। बिल्कुल, सभ्यता विकसित बनेगी, ये लोग विकास करेंगे। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोनों ओर सिंधु नदी के जो लोग बसे हुए थे, ठीक है, बस्तियां बसाकर, उसे ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है। क्लियर? लेकिन बच्चों बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 2500 बीसी, इसके बारे में अभी बताएंगे, काल के से 1750 बीसी तक तो इसके हमें बड़े बड़े नगर, तो बच्चों भव्य स्थल दिखाई देते हैं। लेकिन बच्चों 1750 के बाद इसके बड़े नगर हमें दिखाई नहीं देते, मतलब विलुप्त हो जाते हैं, वो दिखते ही नहीं हमें। जब वैदिक लोग आए तो बच्चों विकसित सिंधु घाटी की सभ्यता उन्हें मिल नहीं पाई, मिल नहीं पाई। क्योंकि यदि उन्हें विकसित सिंधु घाटी की सभ्यता मिल जाती बच्चों, तो आप ही बताइए, आप ही बताइए कि वो लोग उसी के आधार बनाकर, उसी को आधार बनाकर अपना भी विकास करते कि नहीं करते? ये होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कि 1750 के बाद कोई नगर नहीं मिलता। जबकि बच्चों ये नगर बहुत, ये सभ्यता बहुत विकसित है, बहुत अच्छी है, बहुत विकास है इसमें, हर तरीके का डेवलपमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 1750 के बाद कहाँ क्या हुआ और नगर कहाँ चले गए? नगर कहाँ विलुप्त हो गए? तो बच्चों कहा जाता है कि हमें नगर नहीं मिलते, और इसी बात की खोज आज हम कर रहे हैं। बाद में बच्चों 1826 में पहली बार हमें सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिले। ठीक है। 1826 के बाद 1853 में, 56 में, 73 में लगातार इसके साक्ष्य मिले, लेकिन उत्खनन नहीं हुआ, एक्सकेवेशन नहीं हुआ, ताकि हम खोद के पता करें कि भाई है क्या ये। उत्खनन नहीं हो पाया। 1921 में जाकर मेरे प्यारे बच्चों कहीं उत्खनन का काम हुआ। दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा को खोजा, और जब हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा, तो बच्चों वह बहुत भारी रूप से आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत स्ट्रेंज टाइप की सिविलाइजेशन है। यानी एक पक्के मकान, एक जैसे मकान, बड़े बड़े रोड, चौड़े चौड़े रोड, सीधे रोड, हाँ, इतनी शानदार उसके जो अवशेष मिले, उनमें हमें देखा कि इतनी बढ़िया सभ्यता, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। अगले साल बच्चों 22 में एक और स्थल मिला जिसका नाम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो मिला उससे भी बच्चों पहले वाले से भी बड़ा नगर,
पहले वाले से विकसित नगर, पहले वाले से भव्य मकान और रोड और सड़कें और जल निकास प्रणाली, तमाम तरह की सुविधाएं। तो बच्चों फिर राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इस बात पर चिंतन शुरू कर दिया। इसका मतलब ये कोई सभ्यता है और जो दबी हुई है और जो एक बहुत ठीक ठाक सभ्यता रही है विकसित। इसके बाद तो बच्चों जैसे कहते हैं 1931, 35, 36, 42, 44, 45, 50 और बच्चों आज तक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे ही जा रहे हैं। वर्तमान में भी खोज जारी है और हम इस सभ्यता को ढूंढ कर इसके बारे में रोज नवीन जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी, जिसका बाद में, एक बात बताओ, पटना कभी इतना छोटा इतना बड़ा रहा होगा बेटा? नहीं, पटना कभी छोटा ही रहा होगा। लेकिन बच्चों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो इसका विस्तार होता चला गया, विस्तार होता चला गया और अब बच्चों इसके विस्तार के क्रम में बहुत दूर दूर तक पटना फैल गया। बस ऐसी ही सभ्यता की बात भी है। ये सभ्यता बच्चों बहुत छोटे स्तर पर क्या हुई होगी? प्रारंभ हुई होगी। छोटे स्तर पर क्या हुई होगी? प्रारंभ हुई होगी और सिंधु नदी के बाद इसका विस्तार होता चला गया होगा। जैसे देखो बेटा, ये सिंधु नदी है और ये दोनों ओर बस्तियां बसी हुई है। तो बच्चों जब विस्तार हुआ होगा तो ऐसे हुआ होगा कि नहीं? और दूर तक फैला होगा कि नहीं? बस, तो बच्चों इसका विस्तार केवल सिंधु क्षेत्र में नहीं, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक भी पाया गया। उधर जाओ, पाकिस्तान में जाओ तो सिंध, बलूचिस्तान तक और अफगानिस्तान तक पाया गया। लेकिन जब शुरू हुई होगी तो सिंधु नदी से ही शुरू हुई होगी, ऐसा अनुमान हम लगाते हैं। ठीक। अब बच्चों यदि हम इसी खोज पर बात करें तो इस खोज के विषय में, इस सभ्यता के बारे में सबसे पहली बार हमें 1826 में चार्ल्स मैसन ने बताया। चार्ल्स मैसन नाम के पुरातत्वविद ने बताया। आज बच्चों आपको एक हैरानी की बात और बताते हैं। हम कहने के लिए ब्रिटिश शासन की जमकर भले ही आलोचना भी करें और आलोचना करते भी हैं उनकी आर्थिक नीतियों की, उनकी शोषणात्मक नीतियों की, परंतु बच्चों उनकी तब ब्रिटिशों की भी भारत में कुछ देन है। आपके सामने जितनी पुरातात्विक खोजें हैं बच्चों, उनमें से लगभग 90% से ज़्यादा खोजें ब्रिटिशर्स के द्वारा ही की गई है। आप समझ पाएंगे? आप में चाहे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो, वो सब के सब उन्होंने ही किया था। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है कि नहीं? तो बच्चों ये 1826 में चार्ल्स मैसन ने बताया। 1853 में और बच्चों 73 में कनिंघम ने 2 बार बताया। कनिंघम ने 2 बार बताया। 1856 में, 56 और 57 के समय में बच्चों लाहौर और कराची के बीच रेलवे, लाहौर और कराची के बीच रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा था। कराची के बीच निर्माण कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य। और इस निर्माण कार्य में, इस निर्माण कार्य का जो सुपरविजन है वो कर रहे थे 2 भाई, जिनका नाम है बर्टन बंधु। क्या नाम है? बर्टन बंधु। कहते हैं जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तभी ये सभ्यता निकल गई, इसके घर निकल गए खुदाई में। तो बच्चों अब तो अवशेष ही मिल गए। तो उन्होंने क्या किया? अब वो बच्चों नहीं तो इतनी परमिशन, जिसका जो काम है वही वो करेगा। तो तुम्हें तो भाई रेलवे लाइन बिछाने का काम सौंपा गया है तो तुम करो। लेकिन इन बर्टन बंधुओं ने क्या किया? इन्होंने प्यारे बच्चों एक फाइल बनाई, एक फाइल तैयार की। उस फाइल में ये लिखा कि हमें रेलवे लाइन बिछाते समय एक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ खुदाई इत्यादि के काम करवाया जाना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके ये कौन लोग थे और ये सभ्यता कैसी थी। लेकिन बच्चों ब्रिटिश भारत में उन चीज़ों पर ध्यान कम देते थे जिन पर उन्हें खर्च करना हो। और बच्चों ये तो खर्चीला मामला था,
तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। 1861 में बच्चों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना, जिसको हम ASI के नाम से जानते हैं, यानी कर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके विभाग बना। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे करता था ये, यानी ये पुरातात्विक सर्वेक्षण करता था। अब आपको होगे कि सर्वेक्षण और उत्खनन में भी सर कोई अंतर है क्या? बिल्कुल है। सर्वे का मतलब बस केवल अनुमान लगा लेना, पता लगा लेना कि यहाँ अवशेष है। उत्खनन का मतलब खुदाई कर देना। दोनों कामों में अंतर है। सर्वेक्षण विभाग मेरे प्यारे बच्चों केवल सर्वेक्षण का ही काम करेगा, सुपरविजन का ही काम करेगा, पर्यवेक्षण का ही काम करेगा, लेकिन उत्खनन विभाग वास्तव में इम्प्लीमेंट करेगा और खुदाई करेगा। यस और नो? इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग में और भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण विभाग या ASI में अंतर होता है बच्चों, अंतर होता है। क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग, ध्यान दो बेटा, सर्वेक्षण नहीं, पुरातत्व विभाग भारत में बनता है 1904 में। कब बनता है? 1904 में। और वो बनता है 1861 में। वो तो सर्वेक्षण कर रहा है। 1904 में डिपार्टमेंट बनने के बाद ही तो 1921 में सभ्यता की खोज हुई। यस और नो? तो बच्चों इसने फाइल तैयार की और इस फाइल को, ये फाइल हाथ लग गई एक दिन जॉन मार्शल के। जॉन मार्शल को भारत में बड़ी रुचि थी। अरे भारतीय यूरोपियों को भारत की पुरातत्व में इतनी ज्यादा रुचि थी, कई ने तो नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़कर जब एक व्यक्ति को बच्चों अजंता एलोरा की गुफाएं मिली, उसने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा अब यही काम करेंगे, हम भारत के पुरातत्व को देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे, है ना। तो बाद में एलिफेंटा केव, भारतीयों की खोज थोड़ी ना है, बल्कि यूरोपियंस की खोज है कि एलिफेंटा केव या फिर अजंता एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, बराबर की गुफाएं बेटा जो कि जहानाबाद में है। ये सब रॉक कट केव्स है। रॉक कट का मतलब समझते हो? पत्थरों को काट कर बनाई गई है, पत्थरों को काटकर बनाई गई है। तो बर्टन बंधु ने कही, लेकिन ये बात फिर भी आई गई हो गई। बात आती है बच्चों 1921 में, जब जॉन मार्शल ने बच्चों, जब जॉन मार्शल ने किसे कहा? जॉन मार्शल ने बच्चों दयाराम साहनी को कहा कि एक्सकेवेशन करवाइए। दयाराम साहनी को उसने एक्सकेवेशन करने के लिए कहा। दयाराम साहनी ने बेटा उत्खनन करवाया और पहला स्थल हाथ लगा जिसका नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में की गई और पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोजा गया। तो अब इसे सिस्टमेटिक लिखो, लिखो। इस सभ्यता के विषय में खोज में लिखो बेटा, खोज में, खोज में लिखोगे इस सभ्यता के विषय में सबसे पहली बार जानकारी, इस सभ्यता के विषय में सबसे पहली बार जानकारी चार्ल्स मैसन नामक इतिहासविद ने, नामक इतिहासविद ने, इतिहास का विद्वान, इतिहासविद, नामक इतिहासविद ने दी थी, नामक इतिहासविद ने दी थी। 1853 और 63 में, सॉरी 73 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1853 और 73 में इतिहासकार कनिंघम ने, इतिहासकार कनिंघम ने इस सभ्यता के विषय में बताया, इस सभ्यता के विषय में बताया, इस सभ्यता के विषय में बताया। नेक्स्ट, 1856-57 के दौरान
1856-57 के दौरान 1856-57 के दौरान जब लाहौर और कराची के बीच रेलवे निर्माण का कार्य जब लाहौर और कराची के बीच रेलवे निर्माण का कार्य चल रहा था तब रेलवे निर्माण का कार्य चल रहा था तब बर्टन बंधु तब बर्टन बंधु जो इस कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे थे, जो इस कार्य का पर्यवेक्षण, सुपरविजन बेटा, देखना, पर्यवेक्षण कर रहे थे, कोमा को, जो इस कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे थे, कोमा को इस सभ्यता के अवशेष मिले, इस सभ्यता के अवशेष मिले, इस सभ्यता के क्या मिले बेटा? अवशेष मिले। लिखिए, परंतु सभ्यता की खोज, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु सभ्यता की खोज 1921 में, परंतु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में, दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी, अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल, नेतृत्व में बच्चों की गई थी। बात समझ में आई? लिखिए, 1921 में, हाँ बेटा अगला पॉइंट, 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का पहला स्थल, दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा खोजा था, दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा खोजा था, हड़प्पा खोजा था। 1922 में, 1922 में राखलदास बनर्जी, 1922 में राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ब्रैकेट में आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं इनको, आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं बेटा, राखलदास बनर्जी ने दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोजा था। इस पर तो एक मूवी भी बनी है, मोहनजोदारो करके, है ना। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोजा गया था, जो हड़प्पा से भी बड़ा एवं अधिक नियोजित था, एवं अधिक नियोजित यानी बच्चों प्लैंड, अधिक नियोजित मतलब प्लैंड था, अधिक नियोजित था। ठीक है, इसके बाद बच्चों सभ्यता की खोज शुरू हो गई और आगे बढ़ती गई। तो ये है सभ्यता की खोज। ये क्या है बेटा? सभ्यता की खोज। खोज में समझ में आया? पहली बार इस सभ्यता के बारे में किसने बताया? चार्ल्स मैसन। किसने बताया? चार्ल्स मैसन। कब बताया? 1826।
दूसरी बार किसने बताया? कनिंघम। दूसरी बार किसने बताया? कनिंघम। कनिंघम ने कब बताया? 53 और 73 में। 56-57 में अवशेष किसे मिले? पैटर्न बंदूक। लेकिन खोज कब हुई? 1921 में। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल। किसके द्वारा? दयाराम साहनी ने पहला स्थल कौन सा खोजा? हड़प्पा। पहला स्थल हड़प्पा खोजा। दूसरा स्थल कौन सा खोजा? ये किसने खोजा? राखलदास बनर्जी ने। क्लियर हुआ? हेडिंग लगाइए संस्थापक। पहले 2 पॉइंट और लिखिए, अभी संस्थापक छोड़ दो, पहले 2 पॉइंट और लिखो। 2 पॉइंट और लिखो बेटा। पहले देखो, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ब्रैकेट में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे या ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम के द्वारा 1861 में कनिंघम के द्वारा की गई थी। कनिंघम के द्वारा की गई थी। कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। 1904 में, अगला पॉइंट बेटा, 1904 में वायसराय कर्जन के काल में, 1904 में वायसराय कर्जन के काल में, वायसराय कर्जन के काल में, वायसराय कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये भी एक बार बेटा पूछ लिया गया था, तो हमने ये भी बता दिया। तो हमने ये बता दिया बेटा आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कब बना। सर्वेक्षण का मतलब सिर्फ सर्वे करेगा। क्या करेगा बेटा? सर्वे करेगा। जैसे किसी को इस बात का सर्वे करने के लिए दे दिया जाए कि पटना, मूल रूप से सिर्फ पटना सिटी की लिटरेसी के रूप में मतलब एक सर्वेक्षण करो, है ना बेटा, एक सर्वे करो, तो बेटा वो स्कूल खोलने से उसका कोई मतलब नहीं, एजुकेशन को बढ़ाने से उसका कोई मतलब नहीं। वो क्या करके देगा? सिर्फ सर्वे। क्या करके देगा? सर्वे। तो बस वो आंकड़े देगा। तो ऐसे ही बेटा ये सर्वेक्षण विभाग आंकड़े देता था। खुदाई करने का काम 1904 में पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया। क्लियर हुआ? अब लगाओ संस्थापक। अब हेडिंग लगाओ मेरे बच्चों, संस्थापक। संस्थापक यानी कि फाउंडर्स। संस्थापक यानी कि फाउंडर्स
कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, सर ने हड़प्पा कहाँ है ये नहीं बताया, मोहनजोदड़ो का, ये अलग से बताएंगे विस्तार में, ठीक है। सब अलग अलग करके अलग अलग हेडिंग में बताएंगे, ठीक है। सारा बाद में लिंक हो जाएगा। देखो बेटा, संस्थापक तो तब पता चलते जब लिपि पढ़ते हम, लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए, तो हमारे पास क्या है, अवशेष बेटा। क्या है हमारे पास, अवशेष। तो अवशेष के आधार पर संस्थापकों को लेकर पहली तो बात बच्चों, इतिहासकारों में भारी मतभेद है। इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है। संस्थापकों को लेकर इतिहासकारों में भारी मतभेद है। इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है। कोई बच्चों कुछ बताता है तो कोई कुछ, लेकिन विज्ञान के आधार पर या मानव कंकाल की प्राप्ति, मानव कंकाल तो मिले होंगे, मानव कंकाल की प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति या जांच के आधार पर, जांच के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग निवास करते थे। इस सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। 4 प्रजातियां कौन कौन सी है, तो बच्चों एक है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, जो बच्चों हम और साउथ इंडिया के रहने वाले लोग हैं। एक थी भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन बोलते हैं बेटा इसको, भूमध्य सागरीय। एक होती है ऑस्ट्रेलाइड, 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 ठीक है बेटा। एक होता है बच्चों मंगोलाइड, मंगोलाइड, और एक होती है अल्पाइन, एक होती है अल्पाइन। बच्चों आप कहोगे कि सर ये प्रजातियों का मतलब क्या है। देखो बेटा, प्राचीन काल में हमें लोगों के कंकाल मिले हैं, तो मानव कंकाल के आधार पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजाति की गणना की है, और ये 4 प्रजातियां, इसके साथ में एक निग्रिटो जो कि बच्चों अफ्रीकी निवासी है, ठीक है, निग्रिटो। साथ में बच्चों ऊपर आप जाओगे तो यूरोपियंस, अलग अलग प्रजातियां हैं, ये मिलती हैं हमें। तो लेकिन हम मोहनजोदड़ो से मिले कंकालों के आधार पर देखें, उनकी खोपड़ी का आकार कैसे हम जांच करते हैं, उनकी खोपड़ी का आकार, उनके उनका हाइट, उनका कपाल तंत्र, उनकी हाइट, उनका चेहरा मोहरा, यानी उनके नैन नक्श किस तरीके के थे, तो हम इसकी जांच करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि अलग अलग प्रजातियां होती है मानवों की। क्या होती है, प्रजातियां होती है। तो बच्चों इतिहासकारों ने या वैज्ञानिकों ने 4 कंकाल पाए वहां से, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि सभ्यता को बसाने वाले लोग जो थे वो भूमध्य सागरियों की ब्रांच द्रविड़ जाति के लोग थे। कौन थे बेटा, द्रविड़ जाति के लोग थे। अब द्रविड़ जाति द्रविड़ जाति का मतलब बच्चों ये नहीं है राहुल द्रविड़ वाली। द्रविड़ जाति का मतलब है जैसे साउदर्न जो लोग हैं बच्चों, उन्हें हम द्रविड़ कहते हैं। यस और नो। अच्छा मैं बताओ, रंग में सांवले होते हैं क्या वे, उनकी कद काठी, और बच्चों उनका भू कपाल कपाल तंत्र हमसे मैच नहीं करता, हमसे मैच नहीं करता। तो देखो साउथ, साउथ के हीरो देखो आप, है कि नहीं। साउथ के और उत्तर भारतीय हीरो में एक बड़ा अंतर ये है कि उत्तर भारत में जैसा विलेन होता है वैसा वहाँ हीरो होता है ना। और इधर इधर जैसा विलन होता है उधर वहाँ हीरो, और इधर जैसा हीरो होता है उधर वहाँ विलन होता है। वहाँ देखना विलन ज़्यादा सुंदर है एज कंपेयर टू हीरो के, बट हीरो में सुपर पावर है बस वहाँ के, एक ऐसे मारेगा 4 गाड़ियाँ उड़ेगी, ऐसा है कि नहीं। और एक गजब की बात है वहाँ, जो सारे लोगों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय है कि हीरो सारे काले काले और हीरोइन सारी गोरी गोरी कैसे है। ये बहुत कठिनाई का काम है ये है कि नहीं है।
तो जो द्रविड़ जाति के लोग हैं मूल रूप से वो श्रीलंका में, और मूल रूप से श्रीलंका में, और साथ साथ जो तमिल वाला क्षेत्र है, जो साउथ, देखो दक्कन नहीं बेटा, दक्कन नहीं, नॉट इन दक्कन रीजन, नॉट इन दक्कन रीजन। अब दक्कन रीजन तो आपको बेटा पता ही होगा कि ये दक्कन रीजन है, ये साउदर्न रीजन है, ये क्या है बेटा, साउदर्न, और ये बल्कि और ऊपर का भाग ये क्या है, दक्कन रीजन। तो दक्कन रीजन की बात हम नहीं कर रहे, हम साउदर्न रीजन की बात कर रहे हैं। तो साउदर्न रीजन में द्रविड़ जाति के क्या है, लोग हैं। किसके लोग हैं, द्रविड़ जाति के। तो अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी कहते हैं कि यदि आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूर्वजों या उनके वंशजों को खोजना हो तो साउथ इंडिया ही उसका प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है। तो फिर उत्तर भारत में कौन है, उत्तर भारत में आर्यंस है। कौन है, आर्यंस है। आर्यों का कपाल तंत्र एज कंपेयर टू द्रविडियंस के ज़्यादा बड़ा था। साथ में बच्चों उनकी हाइट ज़्यादा थी, उनका रंग साफ था, उनकी आंखें नीली थी, और उनका नैनक्स कटीले थे। ठीक है, अब तुम एक दूसरे को मत देखने लग जाओ, इसके नैनक्स कटीले दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो ये आर्यों की पहचान है, और ये पहचान आर्यों की हम नहीं बता रहे, बल्कि ये पहचान हिटलर बताता है। आर्यों में आप ही तो आते हो, आप ही आते हो, बट कैसे बदलाव हुआ ये हम बताएंगे अभी। तो अब अब मुद्दा ये है कि हिटलर आर्यों को ऐसा क्यों बताता है। जब हिटलर बात करता है और नाजीवादी पार्टी को बताता है, वह नाजीवादी पार्टी, नाजीज्म थी ना बच्चों उसकी पार्टी, तो नाजीवादी पार्टी को बताता है कि हम आर्यंस है। हिटलर अपने आप को क्या बताता है, हम आर्यंस है। और हम वैदिक काल में उसकी एक थ्योरी भी पढ़ेंगे बच्चों, हम उसकी एक थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्रोफेसर पेनका की। प्रोफेसर पेनका की थ्योरी भी यही कहती है कि सही मायने में आर्यंस जो है वो जर्मनी से थे। तो हिटलर उसी बात को कहता है, पेनका की थ्योरी को कहता है। तो हिटलर से पूछते हैं, हिटलर कहता है कि इस पृथ्वी पर राज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही बने हैं। तो फिर उनसे पूछते हैं क्यों बने हो आप, तो उन्होंने कहा हम नस्लीय रूप से और जातीय रूप से श्रेष्ठ है। तो फिर उनसे पूछा गया क्यों जातीय रूप से आप श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा हम आर्यंस है, और हम नीली आंखों वाले हैं, हमारी हाइट बड़ी है, हम पृथ्वी पर सबसे सुंदर प्रजाति है। हिटलर, जबकि हिटलर खुद नाटे कद का था बच्चों, है ना, लेकिन हिटलर आर्यों की पहचान ऐसे करके बताता है। और हिटलर अपने झंडे पर यानी नाजीवादी झंडे पर स्वास्तिक चिन्ह लगाता है बच्चों, जो इस बात का द्योतक है कि वो ये बताना चाहता है कि देखो भारत में आर्यों का भी स्वास्तिक सिंबल प्रयोग करते थे आर्य भी, और देखो हम भी स्वास्तिक सिंबल प्रयोग करते हैं। तो यानी हम आर्य सभ्यता का ही क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। बल्कि वो तो ये भी कहता है कि आर्य सभ्यता जर्मनी से ही तो भारत गई थी। मैंने बताया ना प्रोफेसर पेन का वाली थ्योरी, वो इसको कहता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, इस सभ्यता के संस्थापकों को लेकर, इस सभ्यता के संस्थापकों को लेकर इतिहासकारों में भारी मतभेद है। इतिहासकारों में भारी मतभेद है। परंतु मोहनजोदड़ो से मिले मानव कंकालों, मोहनजोदड़ो से मिले मानव कंकालों के परीक्षण, मानव कंकालों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि, मानव कंकालों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि यहाँ 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। ज्ञात होता है कि यहाँ 4 प्रजातियां निवास करती थी, या 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। नंबर 1 भूमध्य सागरीय,
नंबर 2 ऑस्ट्रेलाइड, नंबर 2 मंगोलाइड, मंगोलाइड, नंबर 4 अल्पाइन। बच्चों आपने एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी, उसमें यही सब तो पता किया जाता है ना, उसमें पूरी जांच यही होती है, मानव का विकास बताया जाता है उसमें कैसे हुआ है ना। तो नीचे करके लिखो, परंतु परंतु अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि परंतु अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के संस्थापक भूमध्य सागरीय, इस सभ्यता के संस्थापक भूमध्य सागरीय की एक शाखा द्रविड़ जाति के लोग थे। भूमध्य सागरीय की एक शाखा शाखा द्रविड़ जाति, एक शाखा द्रविड़ जाति के लोग थे, द्रविड़ जाति के लोग थे। ये समझ में आया बेटा आपको? तो ये इसके फाउंडर्स के बारे में जो हमें जानकारी मिली वो हमने बेस्ट तरीके से बताया कि हमें ये पता है, ठीक है। हेडिंग लगाओ बेटा काल विभाजन, हेडिंग लगाओ काल विभाजन, काल विभाजन, काल विभाजन, काल विभाजन, ठीक है। इसे बोलेंगे टाइम डिवीजन, यानी अब इसका टाइम कैसे पता करें, ये भी मुद्दा है बेटा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब थी। तो कोई इतिहासकार इसमें कहेगा 6000 साल पुरानी, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 7, कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 2000। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के विचार प्रस्तुत करते हैं। अब कैसे, अब हमें किसे सही माने बच्चों, अब हम किसे सही माने? तो हमने बच्चों वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया इसका। आपने C14 सुना है, आपने कार्बन डेटिंग सुना होगा। अब कार्बन डेटिंग के आधार पर हम लोग इस बात का पता करते हैं कि इस वस्तु की आयु क्या है ना, आयु के बारे में बताता है। एक होता है बेटा कार्बन डेटिंग कार्बन पद्धति, एक होती है यूरेनियम पद्धति। यूरेनियम पद्धति का मतलब होता है जीवाश्मों को बताने, जीवाश्मों की आयु जो लाखों साल पुराने हैं, जीवाश्मों की आयु बताने में इसका प्रयोग होता है बच्चों, यूरेनियम पद्धति का, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब जीवाश्म क्या है? जीवों के अश्म, जीवों के अवशेष। जीव में पेड़ भी है जो कि सजीव है, यानी पेड़ पौधे और मनुष्य पशु जो सब मर गए हैं और लाखों साल से उनके अवशेष हमें समुद्रों से पेट्रोलियम के रूप में या फिर स्थलों से कोयले इत्यादि के रूप में प्राप्त होते हैं। या सुनो, यही तो जीवाश्म है, तभी तो इन संसाधनों को बहुत ऐसे संसाधन कहे जाते हैं कि जो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनते, बल्कि ये तो बच्चों दीर्घावधि में बनते हैं, लाखों साल की प्रक्रिया है ये, समझ पा रहे हैं? तो कार्बन डेटिंग तो बच्चों एक अच्छी व्यवस्था है जो कि हमें बताती है कि इस सभ्यता की आयु क्या थी सही रूप से। तो कार्बन पद्धति का प्रयोग किया और इस सभ्यता का पता कर लिया। इस सभ्यता का जो विकसित रूप है, ध्यान से सुनना बेटा, इस सभ्यता का जो विकसित काल है, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, डेवलप्ड फेज, या इस काल का जो विकसित काल है वो ऐसे है, 2500 से पहले नहीं दिखाई देता। यहाँ 2500 BC का मतलब है आज से 4500 साल पहले, यस और नो? 2025 तो ये हो गए और 2500 BC दोनों को जोड़ दो, 4500 साल पहले, समझ गए? तो 4500 साल पहले से पहले सभ्यता के अवशेष हमें इतने परिपक्व फेज के रूप में दिखाई नहीं देते।
यानी 2500 बीसी से पहले इसके हमें परिपक्व अवशेष नहीं मिलते। नगर, लिपि, शहरीकरण, है ना, अलग तरीके सीलें, ये सब नहीं मिलती। तो प्यारे बच्चों, हमने माना कि इसका परिपक्व काल 2500 बीसी, और बच्चों 1750 बीसी के बाद भी नहीं मिलते। तो हमने कहा इसका समय ये है 2500 बीसी टू 1750 बीसी, यही तो कहेंगे। बट इट इज द डेवलप्ड फेज, या इट इंडिकेट्स ओनली डेवलप्ड फेज। बल्कि अब बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो, अब फिर वही बात आएगी, पटना। पटना क्या आज से 200 साल पहले भी ऐसा ही था? उससे पहले जाओ 500 साल पहले ऐसा था। उससे पहले जाओ मौर्य काल में, सीधे मौर्य काल में पाटलिपुत्र था, उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया। उससे पहले क्या था? ग्राम, पाटलिग्राम। बच्चों देखो तो कितने रूप बदले पटना के। कभी ये कुसुमपुरा कहलाया, कभी ये पाटलिग्राम कहलाया, कभी ये पाटलिपुत्र कहलाया, कभी ये पटना कहलाया, है ना, अलग अलग नाम रहे इसके। बस ऐसे ही बच्चों कोई भी नगर, कोई भी सभ्यता कभी भी सीधे परिपक्व रूप में ही स्थापित नहीं हो सकती, बल्कि वो एक प्रोसेस से गुजरकर विकसित हुई होगी। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? तो बच्चों फिर तो इसका मतलब 2500 बीसी से पहले भी पहले रही होगी। अरे रही होगी, रही होगी। तो उस चरण को भी जानो। और जब ये पतन 1750 में खत्म हो गया, तो एकदम से कोई सभ्यता नहीं मरती बेटा, उसे मरने में भी क्या लगता है? समय। एकदम से पतन नहीं होता। तो उसके बाद भी कुछ रहा क्या? तो ये काल विभाजन बताता है। तो इस सभ्यता को बच्चों तीन चरणों में विभाजित किया जाता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। देखिए बच्चों, ये है प्रथम चरण, ये है इसका प्रथम चरण। इसको कहते हैं बच्चों फर्स्ट फेज। इसे कहेंगे हम, प्रथम चरण को कहेंगे पूर्व हड़प्पा काल। क्या कहेंगे? पूर्व हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा काल यानी हड़प्पा जब विकसित नगर सामने आया उससे पहले का काल। इसे कहेंगे बच्चों अविकसित काल, या बल्कि आप कहो अपरिपक्व काल। क्या कहो? अपरिपक्व काल। यानी ये मैच्योर फेज नहीं है, ये मैच्योर फेज नहीं है। तो ये पूर्व हड़प्पा काल है। इसका समय है 3500 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। बताओ ये सुनो, 1000 साल पहले ये सभ्यता आ गई थी। तो फिर अब आप कहोगे कि क्या सर साक्ष्यों के रूप में कोई स्थल है? बिल्कुल है। कालीबंगा इसी काल का स्थल है। बनवाली जो हरियाणा से मिला है इसी काल का स्थल है। राखीगढ़ी इसी काल का स्थल है, जो सिंधु सभ्यता के पूर्व हड़प्पा काल को दर्शाता है, क्योंकि वहां से कच्ची ईंटें मिली। पहले कच्ची ईंटें होती होगी, तभी तो उन्हें पकाकर पक्की ईंटों में परिवर्तित किया गया होगा। तो इसे कहेंगे दूसरा चरण बच्चों। ये है देखो द्वितीय चरण। क्या कहेंगे इसे? द्वितीय चरण। इसको बोलेंगे सेकंड फेज। और बच्चों इसे कहेंगे परिपक्व काल। क्या कहेंगे बेटा? परिपक्व काल। क्या कहेंगे? परिपक्व काल। और बेटा देखो, इसे कहेंगे हड़प्पा काल। क्या कहेंगे? हड़प्पा काल, जिस काल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर दिखाई देते हैं। और बच्चों इसका समय होगा 2500 से 1750 बीसी। अब समझ में आया? चलो अब देखो, तीसरा काल जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है हड़प्पा उत्तर काल। तृतीय चरण जो है, वो जब हड़प्पा भी मर गई तब भी बने रहे, उसको कहेंगे तृतीय चरण। क्या कहेंगे? तृतीय चरण। इसको कहेंगे पतन का काल। क्या कहेंगे? पतन का काल। इसको कहेंगे पतन का काल। ये बच्चों क्या है? हड़प्पा उत्तर काल या हड़प्पो उत्तर काल। हड़प्पो उत्तर काल या उत्तर हड़प्पा काल भी बच्चों आप कह सकते हैं, ठीक है।
हड़प्पा उत्तर काल या उत्तर हड़प्पा काल, ये बच्चों 1750 से 1200 बीसी तक बना रहा। ये लो जी। तो इसका मतलब आर्य होंगे तो आर्य आए होंगे तो आर्यों को भी वैदिक सभ्यता के लोग मिले होंगे, क्योंकि वे तो 1500 बीसी में ही आ गए ना बेटा, तो उन्हें भी मिले होंगे। फिर तो ये भी बात है, मिले थे, मिले थे। ठीक है, लेकिन इसकी जांच करेंगे कैसे मिले थे, है ना, हम इस बात को कैसे कह सकते हैं। तो बच्चों आप इसको बनाओ, लिखो काल विभाजन। लिखो बेटा, इसे ऐसे लिखो, पहले एक पॉइंट लिखो। काल विभाजन के आधार पर इस सभ्यता को तीन चरणों में इस सभ्यता को तीन चरणों में विभाजित किया जाता है। इस सभ्यता को तीन चरणों में इस सभ्यता को तीन चरणों में विभाजित किया जाता है। बनाओ तीन चरण ऐसे, सिंपल बिल्कुल एकदम। प्रथम चरण को कहेंगे पूर्व हड़प्पा काल, इसे कहेंगे अपरिपक्व काल। क्या कहेंगे बच्चे? अपरिपक्व काल, यानी जब सभ्यता मैच्योर नहीं हुई थी, जब सभ्यता मैच्योर नहीं हुई थी। युग क्या है और इसका विकास कैसे होता है? ये युग ही है बेटा। युग मतलब समय का एक काल, यानी बेटा एक चरण, है ना, जिसमें एक प्रकार की व्यवस्था है, उसको कहते हैं युग, एरा। का विकास कैसे होता है? तो जैसे ये बता रहे हैं परिपक्व काल आया, फिर परिपक्व काल आया, ये युग का विकास ही तो है। ये युग का क्या है बेटा? विकास है। नहीं सुन रहा है? बागपत, द्वापर, अच्छा बेटा, हिस्ट्री में द्वापर, सतयुग, त्रेता युग और इन सब का वर्णन हमें नहीं करना। ये माइथोलॉजी का विषय है। माइथोलॉजी में और इतिहास में अंतर होता है, बताया था। हम रामायण महाभारत क्यों नहीं पढ़ते, बताया था आपको। हम रामायण महाभारत इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे पास उसके पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं है। अब तुम कहोगे है सर, राम सेतु है, तो अब तक ये सिद्ध नहीं हुआ बेटा कि वो रामायण के काल का ही है। अब तक ये सिद्ध नहीं हुआ। फिर तुम कहोगे सर इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर है। ना बच्चे, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर स्थानों के नाम हैं। और कोई व्यक्ति आज उपन्यास लिखेगा तो स्थानों के नाम ही तो लिखेगा। फिल्म स्थानों के नाम पर ही तो बनती है, तो स्थानों का नाम आसानी से रखा जा सकता है। ठीक है, तो युग आपको इतिहास में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की चर्चा नहीं करनी होती। ठीक है, बैठो, हो गया। चलो अब देखो, दो बातें समझो। इसको आप चाहो तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इधर वाले को। दिख रहा है जो आपको? ठीक, तो आप इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये इरेज हो गया। तो अब यही तीन काल है। ठीक है, अब देखो, एक बच्चों हम आपको और तरीके से भी विभाजन दिखाएंगे जो आपके दिमाग में बस जाएगा और जिसको आप हमेशा फिर याद भी रखोगे हर काल के लिए। ठीक है, अभी पहले आप इसको बनाओ, फिर हम आपको बताते हैं। हो गया? हड़प्पोत्तर काल, तृतीय समय, टाइम पीरियड 1700, अच्छा 17,500 लिख दिया, सॉरी सॉरी। भावनाओं को समझो, भावनाओं को, शब्दों पर मत जाओ।
क्या समझोगे? भावनाएं। लेकिन कई बार ऊटपटांग भावनाएं होती है, वे नहीं समझनी होती। देखो यहाँ पे, ये क्या है? ये है शुरुआती चरण, जब उसका विकास ऊपर आ रहा था यानी बढ़ रहा था। ये है उसका विकसित काल, और ये है उसका पतन का काल। तो इसको कहेंगे परिपक्व काल। क्या कहेंगे बेटा? काल। यही है 2500 से लेकर 1750 बीसी। ये द्वितीय चरण है, ये प्रथम चरण है। इसको कहेंगे अपरिपक्व काल। अपरिपक्व काल, इमेच्योर फेज है ये। और इसका समय हम बताएंगे 3500 से लेकर 1700, सॉरी 2500 से लेकर 2500 बीसी। क्लियर? अब इधर आओ, इसे कहेंगे पतन का काल। क्या कहेंगे? पतन का काल। इसे बेटा हम क्या बताएंगे? 1750 से 1200 बीसी। दिमाग में रहेगा? अरे क्लियर हुआ? हर सभ्यता बच्चों ऐसे ही उत्थान की ओर जाती है, और फिर शिखर पर पहुंचती है, और फिर पतन हो जाता है। ये तो विज्ञान भी कहता है ना, कि जब हम एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक क्षण के भी कईवें भाग तक वह ऊपर रहेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो यही है, ये गुप्त काल में भी लागू है, ये मौर्य काल में भी लागू है, ये सल्तनत काल में भी लागू है, ये मुगल काल में भी लागू है। ये सब जगह लागू है बच्चों। ये सभ्यता में भी लागू है, हमारे जीवन में भी लागू है। पहले हम पहले बच्चों हम बाल्यावस्था में होते हैं, फिर हम किशोरावस्था, युवावस्था, और फिर वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, और वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, है ना? तो अभी आप युवावस्था में हो, है ना? तो ऐसी इसका मतलब ये क्या है आपका? शिखर। युवावस्था क्या है? शिखर। अभी जो चालोगे ना वही प्राप्त कर लोगे। जो चालोगे इसका मतलब ऊटपटांग नहीं चाहना है। बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब जैसे रामलाल सोच रहा होगा, सर कितने दिनों से चाह ही रहा हूं मैं, कहाँ मिली अब तक। तो भाई ऐसी चाह नहीं कह रहे, यानी जिस लक्ष्य के लिए तुम प्रयास करोगे मन से, वो तुम्हारा होगा। इतनी ऊर्जा है तुम में। बात समझे? तो अब लिखो, दो तीन पॉइंट लिखो। सबसे पहले लिखो, पूर्व हड़प्पा काल के कौन कौन से स्थल है? पूर्व हड़प्पा काल के कौन कौन से स्थल है? तो बेटा एक तो कालीबंगा है, ऐसे ही बना लो बस। कालीबंगा है। एक मेरे बच्चों बनवाली है। एक मेरे बच्चों बनवाली है। एक राखी गढ़ी है। ये क्या है बेटा? राखी गढ़ी है। ये सब स्थल बेटा पूर्व हड़प्पा काल के हैं। पूर्व हड़प्पा काल के हैं। फिर बच्चों कुछ हड़प्पा काल के भी हैं, कुछ हड़प्पा काल के भी हैं। जैसे बेटा हड़प्पा काल यानी परिपक्व काल, जैसे हड़प्पा खुद है, जैसे मोहनजोदड़ो है, जैसे लोथल है मेरे बच्चों, सुना है? लोथाल या लोथल है। जैसे जैसे धोलावीरा है, जैसे सुरकोटदा है, धोलावीरा है, जैसे सुरकोटदा है, जैसे चन्हूदड़ो है, जैसे रंगपुर है, रोपड़ है, रोपड़ है, जैसे गनेड़ीवाल है। गनेड़ीवाल सुना है आपने? गनेड़ीवाल नहीं सुना होगा ना आपने, तो आज सुनो। क्या बता रहे थे बेटा? रोपड़, रोपड़। पहले रोपड़ बताया, फिर बेटा एक बताया गनेड़ीवाल है,
ये गनेड़ीवाल भी है एक, ये बच्चों पाकिस्तान में पड़ता है आजकल, गनेड़ीवाल। आईएएस तो पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे आज गनेड़ीवाल आपने पहली बार सुना, बस वो गनेड़ीवाल ही पूछ देगा उठा के, बताओ किस काल का स्थल है। या तो फिर बेटा वो ज़्यादा माइनर पूछेगा तो ये पूछेगा कि बताओ सिंधु सभ्यता में 4 सबसे बड़े नगर थे, उसमें से 3 नगर आ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा हैं, चौथा कौन सा है सबसे बड़ा? तो अब आपको पता ही नहीं, चौथा गनेड़ीवाल ही था। ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, इसके बारे में बताएंगे। गनेड़ीवाल, ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल में भी कुछ मिला क्या बेटा? यस मिला। अच्छा, ये कालीबंगा तीनों काल में बना रहा, तो कालीबंगा उत्तर हड़प्पा काल में भी है, या बल्कि आप कह लो कि आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर सुना है आपने? आप कह लो बेटा हुलास है, आप कह लो बेटा हुलास है, आप कह लो बेटा, सॉरी रंगपुर बेटा इसमें नहीं है, सॉरी आपको काटना पड़ेगा, रोपड़ था वो, रंगपुर हमसे लिखा गया, यहाँ है बेटा रंगपुर, रंगपुर है, यहाँ रोजदी है, रंगपुर रोजदी बेटा गुजरात में मिलते हैं दोनों, और आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। हम ही जगह का नाम इसलिए नहीं लिखवा रहे क्योंकि लिखवाएंगे हम अलग से। और बेटा एक यहाँ पर मिलता है आलमगीरपुर, हुलास, रंगपुर, रोजदी, भगवानपुर, बिल्कुल सही बेटा, भगवानपुर हरियाणा में है। ये बेटा हमें उत्तर हड़प्पा काल के साइट मिलते हैं, उत्तर हड़प्पा काल के क्या मिलते हैं? साइट मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये अब जाकर बच्चों, अच्छा ऐसा भी कोई स्थल है क्या जो तीनों कालों में रहा? कालीबंगा ऐसा ही स्थल है, राखी गढ़ी ऐसा ही स्थल है, बनवाली ऐसा ही है जो तीनों कालों में रहे। ठीक है, ऐसे ही है बेटा ये स्थल। बन गए? हेडिंग लगाओ नामकरण, आज का आखिरी हेडिंग। ठीक है, नामकरण। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नामकरण से पहले इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, सर्वाधिक मान्य काल। मतभेद है ना इतिहासकारों में, अब सर्वाधिक मान्य काल रेडियो कार्बन भी तो लिखना है ना, इस सर्वाधिक मान्य काल क्या है लिखो, सर्वाधिक मान्य काल इसी के नीचे लिखना है, सर्वाधिक मान्य काल जो सबसे ज्यादा माना गया, ब्रैकेट में लिखोगे मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड, मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड बेटा, यानी सर्वाधिक मान्य काल। सामने लिखो बेटा 2500 बीसी से 1750 बीसी, ब्रैकेट बंद करो, नीचे ब्रैकेट लगाओ और लिखो बाय कार्बन डेटिंग, बाय कार्बन डेटिंग C14, कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा निर्धारण किया गया इसका, कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार क्या किया गया बेटा, इसका निर्धारण किया गया, निर्धारण किया गया। अब जैसे बच्चों एक नाम आता है नामकरण, क्या आता है? नामकरण, यानी सभ्यता के नाम कितने थे, तो बच्चों इस सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके 3 नाम कौन कौन से हैं? पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों है? Because most of the sites of this civilization were found from इंडस वैली, क्योंकि इसके अधिकतर स्थल सिंधु घाटी से मिले हैं, है ना? कितनी आसान बात। दूसरा नाम है बेटा इसका हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों? तो बेटा बिकॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट वाज हड़प्पा, क्योंकि पहला खोजा गया स्थल क्या था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। तीसरा नाम है मेलूहा,
मेलुआ नाम भारतीय नहीं है, ये नाम हमें मेसोपोटामिया से मिला है। कहाँ से? मेसोपोटामिया से मिला है। मेसोपोटामिया के लोग हमारी सभ्यता को मेलुहा कहकर बुलाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामने लिखो क्योंकि, क्योंकि लिख लिया बेटा आपने? क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर स्थल, नहीं नहीं लिखा, पहले लिखा सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके सामने लिखना है क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर स्थल। अच्छा, आप लोगों ने बना लिया और उसमें स्पेस नहीं छोड़ा, तो कोई बात नहीं, फिर से नीचे बना लो। अधिकतर स्थल कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हड़प्पा, क्योंकि इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है, इसलिए बेटा इसका नाम हड़प्पा। मेसोपोटामिया के लोग हमारी सभ्यता को मेलुआ कहकर बुलाते थे। तो ये नाम हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ है? अरे मेलुआ किससे हुआ है? मेसोपोटामिया। ठीक है। तो बताओ इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों है? हाँ, समझ में नहीं आया? क्योंकि इसके अधिकतर स्थल सिंधु घाटी से मिले। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों है? इस सभ्यता का नाम मेलुहा क्यों है? हाँ, इसके बारे में कल और बताएंगे आपको। ठीक है। तो अच्छा, दो तीन बातें बताओ। बताओ इस सभ्यता के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया? चार्ल्स मैसन ने। बताओ किसने बताया? चार्ल्स मैसन ने। दूसरी बार किसने बताया? कनिंघम ने। रेलवे लाइन बिछाते समय कौन सुपरविजन कर रहा था? पैटर्न बंधु। सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? किसके गाइडेंस में? पहला स्थल कौन सा खोजा? दूसरा स्थल कौन सा खोजा? कब खोजा? किसके द्वारा खोजा गया? ठीक है। बताओ इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग। इस सभ्यता में कितनी प्रजातियां निवास करती थी? 4। नंबर 1 भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन। ठीक है। बताओ काल विभाजन के दृष्टिकोण से इसे कितने भागों में बांटा जाता है? पहला कौन सा है? पूर्व हड़प्पा काल, फिर हड़प्पा काल, और फिर हड़प्पा उत्तर काल। तीनों काल को समझाया। इसका सर्वाधिक मान्य काल क्या है? 2500 से 17 किसके आधार पर तय किया गया? ठीक है। अब एक बात और बताओ, इस सभ्यता के कितने नाम हैं? क्लियर हुआ? तो अब इस सभ्यता से संबंधित आगे की चर्चा हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए। नहीं तो तुम्हारा क्या बनता है, तुम नहीं भी सुन सकते।